हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम फिटर टेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में आपको फिटर टेट के नए नए क्वेश्चंस को भी देखने को मिलेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक वर्कपीस कब एब्रेसिव के साथ चार्ज हो जाता है। यानी कि कोई वर्कपीस है, वह आप कब जो है आपके एब्रेसिव के चार्ज हो जाएगा और लैब को काटने लगता है। तो याद रखिएगा, जब आपका वर्कपीस जो है लैब की अपेक्षा सॉफ्ट हो, तब जो है आपका वर्कपीस जो है चार्ज हो जाएगा और लैब को काटने लगता है। ठीक है, तो अभी इसका राइट आंसर का हो जाएगा जब वर्कपीस लैब की अपेक्षा सॉफ्ट हो। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में नए नए क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ऐसे पूछते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ आपके नए क्वेश्चन भी इंट्रोड्यूस करता है एग्जाम में। तो किसी भी प्रकार के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको रेडी रहना है। ठीक है, और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सेकंड नंबर का, पिकलिंग करने के लिए किस घोल का प्रयोग करते हैं। तो पिकलिंग क्या है, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ आपको कि पिकलिंग जो होती है ये सरफेस क्लीनिंग की एक विधि है, यानी कि सरफेस को साफ़ करने की यह विधि है। ठीक है, और सरफेस को साफ़ करने के लिए पिकलिंग विधि में हम 15% वाले सल्फ्यूरिक एसिड के घोल का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, पिकलिंग करने के लिए हम किस घोल का प्रयोग करते हैं, तो 15% वाले सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, का घोल हम प्रयोग करते हैं पिकलिंग करने के लिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका थर्ड नंबर का, बियरिंग बनाने के लिए किस प्लास्टिक मटेरियल का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, बियरिंग बनाने के लिए हम फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल और जो है सिंथेटिक मटेरियल्स का भी प्रयोग करते हैं। और प्लास्टिक जो है आपका यह सिंथेटिक मटेरियल ही है। और यहाँ पे स्पेशली पूछा गया है कि किस प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, नायलॉन और टेफ्लॉन जो है, इन प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं हम बियरिंग बनाने के लिए। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका फोर्थ नंबर का, फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका, क्विंचिंग मीडिया कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा, क्विंचिंग मीडिया जो होते हैं आपके मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो ब्राइन सोल्यूशन, वाटर, ऑयल और आपका एयर, ये आपके 4 क्विंचिंग मीडिया होते हैं। क्विंचिंग मीडिया क्या होते हैं, तो यह जो होते हैं आपको वर्कपीस को हार्ड करने के बाद उसे ठंडा करने के लिए और उसे टेपर करने के लिए हम क्विंचिंग मीडिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और सबसे तीव्र गति से ठंडा करने वाले क्विंचिंग मीडिया की बात करें तो याद रखिएगा, ब्राइन सोल्यूशन जो होता है सबसे तीव्र गति से वर्कपीस को ठंडा करता है। और सबसे धीमी गति से ठंडा करने वाला क्विंचिंग मीडिया जो है आपका एयर है, यानी कि हवा आपका सबसे धीमी गति से ठंडा करने वाला क्विंचिंग मीडिया है। ठीक है, क्विंचिंग मीडिया से एक और क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछता है कि ब्राइन कौन सी क्विंचिंग मीडिया का प्रयोग करने से वर्कपीस को ठंडा करते समय बुलबुले नहीं बनते हैं। तो याद रखिएगा, वहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्राइन सोल्यूशन का प्रयोग करते समय अगर हम वर्कपीस को ठंडा करते हैं तो उस समय बुलबुले नहीं बनते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस, सारे पॉइंट्स आपको क्विंचिंग मीडिया से पता होने चाहिए, तभी आपका जो है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे किसी प्रकार के क्विंचिंग मीडिया से कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका जो है आप राइट आंसर कर पाएंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर का, नर्लिंग के समय कूलेंट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, नर्लिंग के समय कूलेंट के रूप में हम सोल्यूएबल ऑयल का प्रयोग करते हैं। तो ये सोल्यूएबल ऑयल आपका राइट आंसर है। ठीक है, नर्लिंग की बात करें तो यह एक प्रकार की फार्मिंग प्रोसेस है। ठीक है, नर्लिंग आपकी अलग अलग प्रकार की होती हैं, जैसे कि स्ट्रेट नर्लिंग, क्रॉस नर्लिंग, ठीक है, और डायमंड नर्लिंग, कनकेव नर्लिंग और कन्वेक्स नर्लिंग, ये आपके नर्लिंग के प्रकार होते हैं। वैसे ही ग्रेड की बात करें तो आपके अलग अलग ग्रेड में नर्लिंग होती हैं, जैसे कि कोर्स हो गया, मीडियम हो गया, फाइन हो गया, ये आपके नर्लिंग के ग्रेड होते हैं। और नर्लिंग क्यों की जाती है, ताकि नर्लिंग के द्वारा हम जो है किसी भी वर्कपीस की ग्रिपिंग पावर को बढ़ा सकें। ठीक है, और इसके द्वारा नर्लिंग किसी भी वर्कपीस के डायमीटर को भी हम बढ़ा सकते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, तो इस वजह से जो है नर्लिंग की जाती है। और नर्लिंग करने के बाद से एक और फ़ायदा हमको मिलता है कि जो वर्कपीस है वो दिखने में काफ़ी अच्छा लगने लगता है। तो इन सभी कारणों के लिए हम नर्लिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये आपका जितने भी पॉइंट हमने बताया नर्लिंग से संबंधित, इन सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर का, किसी कंपोनेंट के साइज़ को स्टैंडर्ड यूनिट में निर्धारित करने को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, किसी भी कंपोनेंट के साइज़ को स्टैंडर्ड यूनिट में निर्धारित करने को हम मेजरमेंट कहते हैं। ठीक है, और कंपोनेंट्स की माप लेने वाले टूल को हम मेजरिंग टूल कहते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन मेजरमेंट और मेजरिंग टूल से संबंधित एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उस क्वेश्चंस का जो है आंसर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर किसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं जो प्रीवियस ईयर में कई सालों से रिपीट हो रहे हैं, कुछ आपके नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको हर एक प्रकार के क्वेश्चन जो है का आंसर देने के लिए रेडी रहना है। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका, 6 नंबर का आंसर है मेजरमेंट। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर का, 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, ऑफसेट बराबर होता है, यानी कि यहाँ पे ऑफसेट की फार्मूला पूछा गया है।
तो याद रखिएगा ऑफसेट का फार्मूला होता है कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी इंटू एल अपॉन 2L। ठीक है, कैपिटल डी का मतलब होता है वर्कपीस का बड़ा व्यास, स्मॉल डी का मतलब होता है वर्कपीस का छोटा व्यास, और एल का मतलब जो कैपिटल एल दिया है इसका मतलब होता है वर्कपीस की पूरी लंबाई। ठीक है, और जो स्मॉल एल है यह जो है टेपर की लंबाई के बराबर के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से फार्मूला को अगर आप रखेंगे तो आप जो है किसी भी वर्कपीस का ऑफसेट उसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बर्नियर हाइट गेज में किस स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा बर्नियर हाइट गेज में हम ऑफसेट स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं। बर्नियर हाइट गेज की बात करें तो इसका प्रयोग हम मार्किंग के लिए करते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही बर्नियर हाइट गेज का प्रयोग हम किसी भी जॉब के जो है सेंटर को निकालने के लिए भी बर्नियर हाइट गेज का प्रयोग किया जाता है। और बर्नियर हाइट गेज को हम सरफेस प्लेट पर प्रयोग करते हैं। ठीक है, और स्क्राइबर की बात करें तो स्क्राइबर आपके कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि स्ट्रेट स्क्राइबर, बेंट स्क्राइबर, एडजस्टेबल स्लीव स्क्राइबर और ऑफसेट स्क्राइबर। ये आपके 4 प्रकार के स्क्राइबर होते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि स्क्राइबर कई प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा ये आपके 4 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो याद रखेंगे 8 नंबर में बर्नियर हाइट गेज में किस स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं, तो हम ऑफसेट स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं। और एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि स्क्राइबर किस धातु के बनाए जाते हैं, तो याद रखिएगा ये आपके हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर का, सैडल का आकार होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो सैडल का आकार होता है यह आपके एच आकार की जो यह कास्टिंग होती है। ठीक है, और यह जो सैडल जो होता है ये आपके लेथ मशीन के जो बेड होता है इस पर फिक्स किया जाता है। ठीक है, इसके साथ ही इसके ऊपर कंपाउंड स्लाइड और क्रॉस स्लाइड और उसके ऊपर जो है आपका कंपाउंड स्लाइड फिट किया जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का। 10 नंबर क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रोड का साइज कैसे लिया जाता है। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रोड का जो साइज लिया जाता है यह उसके कोर के व्यास से लिया जाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोड जो प्रयोग किया था यह फिलर रॉड के रूप में प्रयोग किया था आपका वेल्डिंग शॉप में। तो ये काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोड की साइज़ की बात करें तो लगभग 250 मिलीमीटर का होता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका किस डाई से प्रत्येक स्ट्रोक में एक से अधिक कटिंग ऑपरेशन किए जाते हैं। तो याद रखिएगा कंपाउंड डाई एक ऐसी डाई है जिसमें उसके एक स्ट्रोक से एक ऑपरेशन में एक से अधिक ऑपरेशन किए जाते हैं। तो कंपाउंड डाई आपका 11 नंबर का राइट आंसर है। डाई की बात करें तो इसका प्रयोग जो है एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए हम डाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और डाई जो आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे सोलिड डाई, स्प्लिट डाई, ठीक है, कंपाउंड डाई, प्रोग्रेसिव डाई, ये सब डाई के अलग अलग प्रकार होते हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर का। 12 नंबर क्वेश्चन आपका कन्वेंशनल मशीनिंग में किन मशीनों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे मैं छूट गया है, तो याद रखिएगा कन्वेंशनल मशीनिंग में हम प्लेनर और शेपर मशीन का प्रयोग करते हैं। तो ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा प्लेनर और शेपर मशीन। इसके साथ ही इसमें जो ग्राइंडर मशीन है वो भी आपकी प्रयोग की जाती है। तो याद रखिएगा कन्वेंशनल मशीन में शेपर, प्लेनर और इसके साथ ही ग्राइंडर मशीन भी प्रयोग की जाती हैं। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा शेपर, प्लेनर और ग्राइंडर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर का, पॉलिशिंग व्हील किससे बनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा जो पॉलिशिंग व्हील है ये आपके कैनवास या लेदर से बनाए जाते हैं। ठीक है, पॉलिशिंग व्हील की बात करें तो यह जो है आपके वर्कपीस में अधिक चमक, उसकी स्मूथनेस को बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, और यह आपके कैनवास या लेदर से बनाए जाते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में जितने भी हमने क्वेश्चन ऐड किए हैं वो सारे ही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज की इस वीडियो में आपको फिटर ट्रेड से बहुत से नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक बने रहे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर का, हाई स्पीड स्टील के मिलिंग कटर की हार्डनेस कितनी होती है। तो याद रखिएगा हाई स्पीड स्टील के जो मिलिंग कटर होते हैं उसकी जो हार्डनेस की बात करें तो आपके 62 HRC यानी कि 62 HRC के बराबर होती है, यानी कि 62 HRC होती है, 62 HRC होती है। ठीक है, हाई स्पीड स्टील की बात करें तो इससे जो आपके अधिकतर कटिंग टूल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें कंपोजिशन होता है आपका टंगस्टन, क्रोमियम और वैंडियम का यह कंपोजिशन होता है। ठीक है, जिसमें जो मुख्य तत्व होता है आपका टंगस्टन होता है, क्योंकि टंगस्टन की मात्रा इसमें अधिक होती है। ठीक है, टंगस्टन जो होता है आप में हाई स्पीड स्टील 18%, क्रोमियम 4% और ब्रेंडियम जो होता है आपका 1% होता है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। और हाई स्पीड स्टील को गर्म करने के लिए 1250 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है। ठीक है, और इसे टेम्पर करने के लिए जो है 650 से लेकर 700 डिग्री तापमान की जरूरत होती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इस प्रकार के पूछ सकते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर का, टेम्परिंग में हल्का नीला रंग प्राप्त करने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा
वर्कशॉप में कभी कभी क्या होता है कि हमें वर्कपीस को टेम्पर करना है, हार्ड करना है, और हमारे पास कोई मेजरमेंट जो है टेम्परेचर मापने का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि वर्कपीस को गर्म करके उसके रंग को देख करके हम पहचानते हैं उसके टेम्परेचर को। तो याद रखिएगा, जब आपका टेम्परेचर अगर 300 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो जाए तो आपका जो वर्कपीस है उसका जो रंग है वो आपका हल्का नीला हो जाता है। तो याद रखिएगा, टेम्परिंग में हल्का नीला रंग प्राप्त करने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? तो 300 डिग्री सेल्सियस तापमान पे आपकी हल्का रंग हमें प्राप्त हो जाता है। तो 300 डिग्री सेल्सियस आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 60 नंबर का। लैपिंग तथा होलिंग के लिए अलाउंस कितना रखा जाता है? तो लैपिंग और होलिंग दोनों ही आपके फिनिशिंग ऑपरेशन है, और इनके लिए जो अलाउंस की बात करें तो ये आपका 0.01 मिलीमीटर रखा जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, टेली सर्फ क्या है? तो याद रखिएगा, जो टेली सर्फ है यह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सरफेस इंडिकेटर है। ठीक है, जिसके द्वारा वर्कपीस के सरफेस की जांच की जाती है, उसकी स्मूथनेस की जांच की जाती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। टेली सर्फ क्या है? तो याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक सरफेस इंडिकेटर है। ठीक है, जिससे आपकी सरफेस की जाँच की जाती है। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर का, रफनेस ग्रेड नंबर N1 N12 N10 का मान कितना होता है? तो रफनेस ग्रेड जो होते हैं आपके N1 से लेकर के N12 तक इंडिकेट किए जाते हैं। ठीक है, यानी N1 से लेकर N12 तक होते हैं। ठीक है, और N10 की बात करें तो इसका जो वैल्यू होता है वो आपका 12.5 होता है। वह N12 की बात करें, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है N12 की वो 50 होती है। ये भी आप याद रखिएगा। ऐसे ही N11 की बात करें तो ये आपके 25 होता है। ठीक है, N11। तो इस प्रकार के वैल्यू आपसे एग्जाम पूछ सकता है। तो सारे कल की वीडियो में हमने एक मिस्टेक हो गया था, हमने एन जो वैल्यू वहाँ पे बताई थी N8 की, ठीक है, 6.3, जो कि वो गलत है। आपकी जो वैल्यू थी वहाँ पे हमने N9 की थी, वहाँ पे N9 के बदले हमने N8 कर दिया था। तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। N9 की वैल्यू होती है 6.3 और N10 की वैल्यू होती है 12.5। ठीक है, तो इस प्रकार से रेफरेंस ग्रेड के नंबर से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर का, साफ्ट और पुली किस प्रकार की फास्टनर है? ठीक है, तो याद रखिएगा, साफ्ट और जो पुली हैं ये आपके टेम्परेरी फास्टनिंग के उदाहरण हैं, यानी कि टेम्परेरी फास्टनर के ये क्या है? उदाहरण है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि साफ्ट और पुली किस फास्टनिंग के उदाहरण है? तो ये टेम्परेरी फास्टनिंग के या टेम्परेरी अस्थायी फास्टनिंग के क्या है? उदाहरण है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर का, थंब नट का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा, थंब नट का दूसरा नाम नर्ल नट भी है। ठीक है, और इसे हम थंब नट क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हें हम अंगूठे की मदद से इसको क्या करते हैं? खोलते हैं। और ये कहाँ पे प्रयोग किया जाता है? तो आपने जैसे कि नोटिस किया होगा, तो जो वर्नियर हाइट गेज होता है, ठीक है, वहाँ पे आपका इसका प्रयोग देखने को मिलता है। इसके साथ ही जो वर्नियर कैलिपर होता है वहाँ पे भी आपको इसको यह जो देखने को मिलता है आपका थंब नट। ठीक है, जिसे हम नर्ल नट भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो हेड होता है उसके ऊपर नर्लिंग की जाती है, ताकि हम उसको आसानी से उसको हम क्या कर सकें? नट को खोलिए बंद कर सकें। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर का, ISO मीट्रिक थ्रेड का रूट होता है? तो याद रखिएगा, ISO मीट्रिक जो थ्रेड होती है इसका जो रूट होता है वो गोलाकार होता है, यानी कि गोलाई में होता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर का, गति को शीघ्रता से ट्रांसलेट नहीं है, या यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई है एडिटिंग करते समय, ये याद रखिए, ट्रांसलेट नहीं है, ट्रांसफ़र है। ठीक है, ट्रांसफ़र। ठीक है, यानी कि मोशन को शीघ्रता से ट्रांसफ़र करने के लिए किस थ्रेड का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, वहाँ पे हम मल्टी स्टार थ्रेड का प्रयोग करते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गति को शीघ्रता से ट्रांसमिट करने के लिए हम किस थ्रेड का प्रयोग करते हैं? तो मल्टी स्टार थ्रेड की प्रयोग करते हैं। स्टार थ्रेड की बात करें अकॉर्डिंग टू स्टार के हिसाब से, तो सिंगल स्टार थ्रेड, डबल स्टार थ्रेड और मल्टी थ्रेड जो है मल्टी स्टार थ्रेड आपके पाए जाते हैं। ठीक है, तो सिंगल स्टार थ्रेड से क्वेश्चन पूछता है कि किस थ्रेड की जो लीड और पिच बराबर होती है? तो याद रखिएगा, सिंगल स्टार थ्रेड होता है उसकी लीड और पिच दोनों क्या होती है? बराबर होती है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर का, किस थ्रेड की गहराई सबसे अधिक होती है? तो ये काफ़ी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है और कई सारे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन ये। तो ये आपको क्वेश्चन आई थिंक याद हो गया होगा। तो इसका राइट आंसर है वर्म थ्रेड। वर्म थ्रेड की गहराई जो होती है सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन आपका, किस थ्रेड की गहराई सबसे अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर होगा वर्म थ्रेड की गहराई सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर का, लेथ मशीन पर कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? तो ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है, क्योंकि ये तो आज की वीडियो में मैं सोचा कि क्यों ना इस क्वेश्चन का डिस्कशन आप लोगों के साथ में किया जाए। क्योंकि जैसे हम लोग फीडर ट्रेड में कार्य करते हैं या फीडर ट्रेड हमारा है, तो हम क्या करते हैं कि जब हम सोचते हैं कि अरे यार हम भी लेथ मशीन पे कार्य करते हैं,
तो हम क्या करते हैं कि ये सोच लेते हैं कि जो लेथ मशीन पर कार्य करते हैं उसे फीटर कहते हैं, जो कि आपका गलत आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा, जो लेथ मशीन पर कार्य करता है उसे हम क्या करते हैं, टर्नर कहते हैं। ठीक है, तो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे जाते हैं तो थोड़ा सा सावधानी के साथ में क्वेश्चन का जो आंसर करिएगा आप लोग। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला और आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, लकड़ी के फर्नीचर, चमड़े, पेपर और टेक्सटाइल में किस एडेसिव का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडेसिव क्या होते हैं। तो एडेसिव जो होते हैं, यह जो है एक प्रकार के हम ये कह सकते हैं कि बॉन्डिंग होते हैं। इसका प्रयोग किया जाता है बॉन्ड मतलब जोड़ने के लिए। ठीक है, तो लकड़ी के फर्नीचर हो गया, चमड़ा हो गया, पेपर हो गया और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो है हम नेचुरल एडेसिव का प्रयोग किया करते हैं। ठीक है, और एडेसिव की बात करें तो आपके दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल एडेसिव और एक आर्टिफिशियल एडेसिव। नेचुरल एडेसिव जो होते हैं आपके जानवरों की जो हड्डियाँ होती हैं, जो फल या सब्जियाँ होती हैं, सब्जियों से ये आपके या जानवरों की जो हड्डियाँ होती हैं, इनसे आपके नेचुरल एडेसिव बनाए जाते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो याद रखिएगा, जो लकड़ी के फर्नीचर, चमड़े और पेपर या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एडेसिव प्रयोग किए जाते हैं वो आपके नेचुरल एडेसिव होते हैं। ठीक है, तो ये जो आज की इस वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन ऐड किए हैं, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी जो भी वीडियो है उसका अपडेट आपको मिलता रहे। और मैं आपसे ये एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमने DRDO के लिए एक स्पेशल सीरीज चलाई है, जिस सीरीज़ का नाम है 100 दिन की सिलेक्शन वाली क्लास। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस सीरीज़ में हमने प्लेलिस्ट उसके लिए हमने जो है अलग से बनाई है, 100 दिन की सिलेक्शन वाली क्लास के नाम से। ठीक है, तो इस एक बार उस सीरीज़ में शामिल वीडियो को जरूर देख कर कीजिएगा। डेफिनेटली अगर आप नॉट ओनली DRDO, अगर किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आज की यह वीडियो आपको पसंद ही होगी। और आप जो है हमारी जो सीरीज़ है DRDO के लिए 100 दिन की सिलेक्शन वाली क्लास, उस सीरीज़ को जरूर देख करके जाएंगे तो डेफिनेटली आप जो है अगले एग्जाम में उसका जो है बेनिफिट जो है अच्छा प्राप्त करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।